हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CGPSC गोल। और आज हम देखने वाले हैं जो हमारे अभी प्री बीएड डीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम दिला रहे हैं या नहीं दिला रहे हैं, तो आपको एक बार एक क्वेश्चन को देखना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम होता है उससे हमको अंदाज़ा हो जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, तो हमारे आगे की तैयारी में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये प्री बीएड का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी टॉपिक को भी देखेंगे। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है ये बी सेट का है, ये पार्ट सेकंड है जो सामान्य ज्ञान का है। इसमें हम देखेंगे 31 से सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। राजद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष जेल गए थे? तो जो इसका राइट आंसर है उसका ए है, ऑप्शन ये है 1897। 27 जुलाई 1897 को ये जेल गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें हमको सही विकल्प चुनना है। अभिकथन है बिनाइल ट्यूमर नियोप्लास्टिक कोशिका कहलाता है, और तर्क है मैलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। कथन एवं अभिकथन और जो तर्क है दोनों सही है, लेकिन तर्क अभिकथन अर्थात एक की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सामान्य मनुष्य में ध्वनि को सुनने की क्षमता आवृत्ति परास में होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ये है। और 34 क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार, स्कूल शिक्षा के विकल्पों विशेषकर अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है दोनों है, सी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 है, गैस पाइपलाइन का विस्तार। तो पहला जो सलाया से जलंधर, हजीरा से जगदीशपुर, तीसरा है बड़ौदा से सिलीगुड़ी, और चौथा है बरौनी से हल्दिया। तो इसका जो राइट आंसर है 1, 2 और 4, तीसरा वाला गलत है, बाकी 3 सही है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादक अथवा संस्थापकों से सुमेलित कीजिए। तो जो मिरातुल अखबार है उसके संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। तो पहला का चौथा 2 ठो में दिया है। और उसके बाद कॉमरेड के संस्थापक हैं मोहम्मद अली। और तो बी का तीसरा अल हिलाल के संस्थापक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये आज़ाद हैं। और उसके बाद डी का है दूसरा युगांतर का कौन है? वारिंद्र कुमार घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, पाँच मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या है? वयस्क शैक्षिक नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए शैक्षिक संगठनों का पुनर्गठन करना, सभी के लिए वयस्क शिक्षा की नीति को नई भावना से लागू करना, समता और समानता के मुद्दों के विषय में संवेदनशील व्यक्तियों के लिए, और ये है 15 से 35 आयु वर्ग के 80 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। तो ये जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था वो साक्षरता से ही रिलेटेड था, और 15 से 35 आयु के 80 मिलियन
जो निरक्षर थे व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना था। राइट आंसर डी है इसका। क्वेश्चन नंबर 38, इसको देखेंगे तो एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक क्या समानताएं होती हैं। तो दोनों राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षरित होते हैं, ये सही है। दोनों लोकसभा में पूर्व स्थापित किए जाते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है और राष्ट्रपति अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकते। तो ये धन विधेयक और एक वित्त विधेयक के लिए दोनों मतलब चारों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 39, मिट्टी से रिलेटेड है। जड़ोल मिट्टी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खादर पुरानी एवं बांगर नई जड़ोल मिट्टी है। और दूसरा कथन है इसमें रेगूर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है। रेगूर मिट्टी, जिसको काली मिट्टी बोलते हैं, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। लेकिन जो खादर, जिसको पुरानी बोला है, वो गलत है। खादर जो होता है वो नई मिट्टी होता है, नई जड़ोल मिट्टी होता है। और जो बांगर होता है वो पुरानी जड़ोल मिट्टी होता है। तो कथन ए गलत हो जाएगा और कथन 2 सही होगा, अर्थात केवल 2 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर है अब 40, निम्न में से कौन सा व्यवहार की संचित निधि पर भारित होता है। थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन देखते हैं। पहला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों का, और सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय और न्यायालय के भवन का संधारण। तो ये सभी जो हैं भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 41, सर्वोच्च न्यायालय के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन और पद के पात्र हो सकते हैं। तो ये गलत है। और उसके बाद दूसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं होते हैं। तो ये सही है। तो इस तरह सही उत्तर है केवल दूसरा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 42, इसको देखेंगे। कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत उपाय 1960 के दशक के मध्य में अपनाए गए। इनमें शामिल है इनपुट सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन कीमत, सार्वजनिक भंडारण, व्यापार प्रतिबंध विधि। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ए, बी और सी है, डी नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा संस्थागत वित्त का स्रोत है। इसका राइट आंसर है ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है संस्थागत वित्त का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 44 है, चिकनी करेवा क्या है। करेवा क्या है, देखते हैं करेवा क्या है। चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। दूसरा है ज़ाफ़रान की खेती के लिए प्रसिद्ध था। और तीसरा है मिट्टी के समान भूरे रंग का निक्षेप दलदल व बाढ़ की गीली अम्लीय परिस्थितियों में वनस्पति पदार्थों के आंशिक अपघटन से बनता है। तो जो ये करेवा के बारे में जो बताया गया है ये सब सही है। मतलब ये चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है, ज़ाफ़रान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के समान भूरे रंग का निक्षेप है, दलदल और बाढ़ की गीली अम्लीय परिस्थितियों में वनस्पति पदार्थों के आंशिक अपघटन से बनता है। एक नया चीज़ लग रहा है मुझे भी। और देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको जमकर तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन हर लेवल में अब टफ होते जा रहा है। तो आपको भी
हमेशा कमर कसते रहना है। जबकि ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, उसमें देख रहे हैं किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है। तो सोचिए मेन एग्ज़ाम के लिए तो आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोगों को कोशिश करते रहना है, हार नहीं मानना है और जम के तैयारी करना है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये सही जोड़ी मिलाना है। तो MRTP अधिनियम एक का तीसरा 1969, तो इसी से आंसर मिल जा रहा है। फिर फेमा 1999 में आया। औद्योगिक नीति संकल्प ये जो है आया है 1956 में। और डी है औद्योगिक लाइसेंसिंग, तो ये आया 1970 के दशक। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। इसका जो राइट आंसर है वो हो गया बी। अब 46 का क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी निकाय है। SCERT है इसका, तो आंसर बी है ना। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में शिक्षा के आयोग ने यह राय व्यक्त की कि अतः कृषि विकास के समक्ष कार्य स्पष्ट है। हमें अगले 15 वर्ष में खाद्य उत्पादन को कम से कम 2 गुना करने और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि बनाए रखने का प्रयास करना होगा। तो इसका राइट आंसर है कोठारी आयोग, शिक्षा आयोग है ये, जो कि 1964 से 66 के बीच आया था। और उसी तरह ये सब है मुदलियार आयोग, माध्यमिक शिक्षक आयोग है, ये 52-53 का आयोग है। राधा कृष्णन आयोग है, विश्वविद्यालय के शिक्षा के लिए आया है। ये सब शिक्षा वाला ही आयोग है। और कौन कौन से सन में आया है उसको भी देख लेना। इसी तरह इसका जो आंसर है कोठारी आयोग है, 1964 से 66 के बीच आया था। 48 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया। हल्दिया व इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग, केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम, सदिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग। तो ये सब हैं सही हैं, ये सबको राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो ये पॉइंट हम याद भी करके रख सकते हैं, क्या पता दूसरे एग्ज़ाम में भी आ जाएं, क्योंकि कई सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। हमको लगता है कि इस एग्ज़ाम को तो हम दिलाए नहीं हैं, हमको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमको हर क्वेश्चन को देखना चाहिए। जो एग्ज़ाम नहीं दिलाए हैं उसका भी क्वेश्चन देखना चाहिए। कहीं ना कहीं हम जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन हमारे लिए नहीं बनता है, वो हमारे आगे के एग्ज़ाम के लिए तैयारी होता है। तो उसी तरह आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका भविष्य में काम आएगा ही। उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 49 है, बहुत बड़ा देख रहे हो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो 49 बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 200 कार्य दिवस एवं 800 शिक्षण घंटे, कक्षा 6 से 8वीं के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 220 कार्य दिवस एवं 1000 शिक्षण घंटे। तो यही है इसका राइट आंसर। बाकी तो देख रहे हैं वही दिया है, टाइमिंग दिया है कि शैक्षणिक वर्ष में 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए कितना घंटे शिक्षण घंटे है और कितना कार्य दिवस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, ये हमारा GS का जो था। भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। हमको गलत, एक तो हम क्वेश्चन बनाते हैं तो अक्सर ये गलत वर्ड हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमेशा जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे गलत वर्ड को पहले अंडरलाइन कर लेंगे। तो व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवनें नियमित है। बी है मानसून जून के प्रथम सप्ताह में भारत के दक्षिणी छोर प्रवेश कर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है।
दिल्ली में वर्षा सामान्यतः बंगाल की खाड़ी के शाखा से होती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और हमें क्या पूछा है? गलत कथन पूछा है। तो व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवनें नियमित हैं, ये कथन गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये ए ही होगा, क्योंकि हमें गलत क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे कंप्लीट हो गए जीएस के क्वेश्चन। 31 से 50 तक था, और बाकी पार्ट को भी देखेंगे।